हेलो एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम पादप कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपने सीधे बात करते हैं इसकी संरचना के ऊपर। हमने देखा कि जो जंतु कोशिका थी उस जंतु कोशिका की संरचना लगभग गोल आकार की थी, लेकिन हमारे यहाँ पादप कोशिका जो हमने यहाँ बना रखी है, पादप कोशिका की संरचना लगभग गोल आकार की ना होकर इस प्रकार से कोनों युक्त है। इसके अंदर लगभग 4 कोनों की संरचना पाई जाती है। ये हमने स्पष्ट चित्र के अंदर सुस्पष्टता आने के लिए बना रखी है। वास्तव में इतनी स्पष्ट 4 कोने या इतनी स्पष्ट गोलाकार संरचना उसकी नहीं होती, सिर्फ चित्र सुंदर बने इसलिए ऐसा बना रखा है। तो संरचना के अंदर पहला अंतर था पादप कोशिका के अंदर और जंतु कोशिका के अंदर कि पादप कोशिका लगभग 4 कोनों वाली होती है और जो जंतु कोशिका है वो लगभग गोलाकार होती है। दूसरा अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो हमें देखने को मिलेगा वो ये कि जंतु कोशिका के बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो संरचना थी, जो झिल्ली थी, हमने उसको कोशिका झिल्ली नाम दिया था। यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली हमने अंदर की तरफ बना रखी है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ एक मोटी सेलुलोज की मिलकर बनी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और उस कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया कि जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। बाकी आपने देखा होगा कि जो जंतु कोशिका थी, जंतु कोशिका में केंद्रक जो था वो कोशिका के बीचों बीच पाया जाता था, लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका के बीचों बीच नहीं पाया जाता, इधर एक कोने में पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि पादप कोशिका के अंदर बीचों बीच एक बहुत बड़ी थैली की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे रिक्तिका कहते हैं या केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं। ये केंद्रीय रिक्तिका इसके बीच में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो केंद्रक होता है वो एक किनारे के ऊपर आ जाता है। इस केंद्रीय रिक्तिका के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ बना रहता है, जो इस कोशिका की स्फीडिटी को या फिर इसकी तनन सामर्थ्य को बना के रखता है, इसकी संरचना को बना के रखता है। उस केंद्रीय रिक्तिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उस तरल पदार्थ का नाम कोशिका रस, सेल सैप या टोनोप्लास्ट, कोई भी नाम दे दें, ये इसके अंदर पाया जाता है। यदि इसके अंदर से ये तरल पदार्थ निकल जाए तो कोशिका पिचक जाएगी, और यदि किसी प्रकार से इसके अंदर तरल पदार्थ वापस भर जाए तो कोशिका अपनी मूल संरचना के अंदर वापस आ जाती है। जिस प्रकार जंतु कोशिका के अंदर चारों तरफ एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पादप कोशिका के अंदर भी चारों तरफ एक तरल पदार्थ भरा पाया जाता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। हमने यहाँ पर एक प्लाज्मोडेस्माटा नाम की संरचना बनाई है, बीच बीच में कोशिका के अंदर बीच बीच में संरचना बनाई है, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है कि 2 कोशिकाएं, इसके पास जो दूसरी कोशिका होगी, उन दोनों कोशिकाओं के बीच में खाद्य पदार्थ का या फिर तरल पदार्थ का या पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए ये जंक्शन है, ये पास थ्रू चैनल है। इसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर संपर्क होता है या खाद्य पदार्थ का या तरल पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार के प्लाज्मोडेस्माटा जंतु कोशिकाओं के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में ज्यादा विकसित होते हैं। केंद्रक के बाहर भी चारों तरफ वही उसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसी प्रकार इसके अंदर लिपटा हुआ संरचना पाया जाता है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। जब ये क्रोमेटिन पदार्थ संघनित हो जाता है तो उसको गुणसूत्र का नाम दे देते हैं। केंद्र के बीचों बीच एक मोटी ठोस संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर भी बाहर की तरफ बिखरी हुई दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन के निर्माण का काम राइबोसोम करते हैं। उसी प्रकार गोल्जिकाय, कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको गोल्जिकाय कहते हैं। पादप कोशिकाओं में इसको कभी कभी डिक्टियोसोम नाम भी दे दिया जाता है। यह संग्रहण का काम करता है और संश्लेषण का काम करता है। संग्रहण का मतलब संचित पदार्थ को संग्रहित करके रखने का काम। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ संचित होता है उसको अगर संग्रहित करना हो तो गोल्जिकाय उसके अंदर सहायता करता है। और संश्लेषण का मतलब ग्लाइकोजन के निर्माण के अंदर ये काम आता है। फास्फोलिपिड, ये हमने जितने भी कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका झिल्ली बना रखी है, उन सभी के संश्लेषण का निर्माण भी, संश्लेषण का कार्य भी गोल्जिकाय करता है।
उसके बाद पादप कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं, ठीक वैसे जिस प्रकार से जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें थोड़े कम विकसित होते हैं। लाइसोसोम का काम भी वही है, कोशिका के अंदर आने वाले भोज्य पदार्थों को पचाने का काम करते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो भोज्य पदार्थ का पाचन करते हैं। यदि लाइसोसोम ज्यादा सक्रिय हो जाए तो वो अपनी ही कोशिका झिल्ली को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। बीच बीच में इसमें वसा को संग्रहित करके रखने के लिए वसा की छोटी छोटी बूंदे, वसा बूंदे या फैट ड्रॉपलेट्स इसके अंदर भी पाई जाती हैं। जंतु कोशिका के अंदर जंतु कोशिका के समान ही पादप कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक वैसे जैसे जंतु कोशिका में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाए जाते हैं। दोहरी कोशिका से झिल्ली हुई कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। शक्ति गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर जितना भी भोजन को पचने के बाद ऊर्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय रिक्तिका के अलावा इस कोशिका के अंदर बीच बीच में छोटी छोटी और रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम द्वितीय रिक्तिका कहते हैं, सेकेंडरी वैक्यूल्स कह देते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो यहाँ पर हमने ये संरचनाएं बनाई है, ये बिखरी हुई पाई जाती है पूरी पादप कोशिका के अंदर। हमने एक बार सिर्फ दो ही बनाई है। इसको कहते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक ये दोहरी कोशिका से या दोहरी झिल्ली से गिरी हुई कोशिकांग होते हैं और ये सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर हरित लवक नहीं पाए जाते। और इन पादप कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें दानेदार हमने संरचनाएं बताई हैं, बहुत दानेदार संरचनाएं, उसको हम पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल। ये वो वर्णक है जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल और अपने क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों पाए जाते हैं। यदि पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा। हमारे जंतुओं के अंदर कोशिकाओं का रंग हरा इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इन दो वीडियो के अंदर बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने जानने का प्रयास किया कि पादप कोशिका की संरचना कैसी होती है, जंतु कोशिका की संरचना कैसी होती है, दोनों के अंदर क्या क्या अंतर हैं और दोनों के अलग अलग क्या क्या कार्य हो सकते हैं। मुख्य रूप से हमें जानने का या मुख्य रूप से जो बात हमें पता होनी चाहिए वो यही कि कोशिका किसी भी जंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो वास्तव में कोशिकाओं का ही परिणाम है। यदि कोशिकाओं के अंदर किसी भी प्रकार की माल फंक्शनिंग होगी तो उसका परिणाम उस सजीव के अंदर माल फंक्शनिंग के रूप में या एक कमी के रूप में नजर आएगा। तो हमने इन दो वीडियो की सहायता से बहुत ही साधारण और सरल भाषा के अंदर कोशिकाओं के बारे में जानने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी अवश्य होंगे।